एवरीवन, आज का वीडियो हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 का वीडियो है जिसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें एक कविता है जिसको पढ़ना है और इसके अनुसार जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है इस कविता में से आंसर सर्च करके हमें उसका राइट आंसर देना है। ओके, तो चलिए कविता को पहले हम लोग रीड करते हैं। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कविता को अच्छे से रीड किया होगा, सुना होगा, समझा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, तुझे कुछ और भी दूं, यहाँ तुझे कुछ और भी दूं, यहाँ तुझे किसके लिए आया है। तुझे शब्द किसके लिए आया है। ए ऑप्शन है माँ के लिए, बी है प्रकृति के लिए, सी आकाश के लिए या डी मातृभूमि के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी मातृभूमि के लिए, क्योंकि जो कविता है ना वो देश पर आधारित कविता है, तो इसलिए ये मातृभूमि के लिए तुझे शब्द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र ज्ञ और श्र क्या है। त्र ज्ञ और श्र क्या है। ए स्वर है, बी व्यंजन है, सी अयोगवाह है या डी संयुक्त व्यंजन है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को संयुक्त व्यंजन बताया गया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह संयुक्त व्यंजन सही होगा। डी जो ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ये राइट होगा। स्वर में क्या होते हैं, स्वर में अ से अ तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं जिसकी संख्या 11 होती है, और व्यंजन में क से लेकर के ह तक होते हैं। ठीक है, क से लेकर के ह तक जिनकी संख्या 33 होती है, और अयोगवाह में अंग और अह आते हैं। ठीक है, जिसको अनुनासिक और अनुस्वार कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन में छ, क्षत्रिय वाला जो छ होता है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, तो इसलिए ये डी ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, संयुक्त व्यंजन। क्लियर, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, किस प्रकार का वाक्य है। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, किस प्रकार का वाक्य है। ए विस्मयवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक या प्रश्नवाचक। आपको बताया गया कि वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये बताइए विस्मयवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछने जैसा ये वाक्य लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है। ए क वर्ग के तीसरे वर्ण पे, बी ट वर्ग के दूसरे वर्ण, सी च वर्ग के 5वें वर्ण या डी त वर्ग के चौथे वर्ण। अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है।
बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, चौ वर्ग के पांचवे वर्ड। अनुस्वार का प्रयोग, जैसे कि आपको पता है कि अनुस्वार जो बिंदु होता है, जो अक्षर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, अंक की जो मात्रा बोलते हैं उसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः अनुस्वार का जो प्रयोग होता है ना, वह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग तथा प वर्ग के पांचवें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। तो इसलिए ये जो दिया है ए, क वर्ग के तीसरे वर्ण, ये भी गलत है। ट वर्ग के दूसरे वर्ण, ये भी गलत है। च वर्ग के पांचवे वर्ण, ये सही है। दिया है त वर्ग के चौथे वर्ण, तो वर्ग तो सही है, क से लेकर के जो त तक का वर्ग है ये तो सही है, लेकिन कौन से स्थान पे है ये गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, पांचवे वर्ड के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। अभी आपने अनुस्वार को जाना कि जो अंक की मात्रा होती है, ऊपर बिंदु लगता है, वो अनुस्वार होता है, और चंद्र बिंदु जो होता है वो अनुनासिक होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ शब्द नहीं है। तो सीधे आपको दिख रहा है सी, दंग। ठीक है, क्योंकि ए जो है आँख, आँख पे चंद्र बिंदु लगा है, यानी अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग किया गया है। चांद पे भी अनुनासिक है, और डी जो है मांग, इस पे भी अनुनासिक बिंदु का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो सी, दंग है, इस पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्भीक का विलोम है निर्भीक। निर्भीक अपोजिट वर्ड क्या होगा? निर्भीक, निडर जिसको बोलते हैं, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा, क्या होगा? ए भयभीत, बी कायर, सी निडर, या डी निर्दयी। राइट आंसर क्या होगा? भयभीत, निर्भीक का भयभीत। ओके, ए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर का समानार्थी शब्द है। ए मस्तक, बी बाण, सी दुष्ट, या डी भाग। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बाण, ये सर का समानार्थी शब्द है। सर, बाण को सर भी कहा जाता है, यानी पर्यायवाची शब्द जो उसका सही होगा वो बाण होगा। अन्य विकल्प जो है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या मध्यम पुरुष है? तो मुझे उत्तम पुरुष होगा। राइट आंसर ए होगा, क्योंकि जो उत्तम पुरुष होता है उसमें जो सर्वनाम शब्द आते हैं, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, हमने। ओके, मुझे, मेरा, मुझसे, ये जो सर्वनाम शब्द है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसमें जो वक्ता यानी जो बोलने वाला है, जो कार्य को करने वाला है, वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग खुद के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, अपने लिए प्रयोग करता है, इसलिए वो उत्तम पुरुष का। जो अन्य मध्यम पुरुष होता है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सेकेंड पर्सन जो होता है, जो हमारी बात को सुन रहा है, हम उसके लिए
सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तुम्हें, तुझे, तेरा, तू, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे सर्वनाम शब्द वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और जो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं यानी कि थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, मीन्स जिसमें सर्वनाम शब्द आते हैं वह, उसी, उसका, उसने, ठीक है। इस तरह के जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, मेरी बहनों की छोटी आयु में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। मेरी बहनों की छोटी आयु में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण शब्द पहचानना है। विशेषण ए जो है गणनावाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी क्रमवाचक या डी अनिश्चित संख्यावाचक। आपको बताना है। आपको पता है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण होगा। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है ना अनिश्चित संख्यावाचक, ये सही होगा, क्योंकि जो ये वाक्य है मेरी बहनों की छोटी आयु, तो इसमें जो है वो संख्या किसी निश्चित आयु का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जो एज होता है वो काउंटिंग में ही होता है, नंबरिंग में ही होता है। तो इसमें जो है, तो इसलिए ये संख्या, अगर यहाँ पे उम्र एग्जैक्टली दिया होता तो वो संख्यावाचक होता, निश्चित संख्यावाचक होता। लेकिन यहाँ पे छोटी शब्द से किसी निश्चित आयु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलना की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। खेलना शब्द की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। खेलना, खिलाना, खिलवाना या खेल। तो देखिए खेलना की प्रेरणार्थक क्रिया खिलवाना होती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों के बारे में बताएं तो प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं, रखना का रखवाना हो सकता है, घूमना का घुमवाना हो सकता है, काटना का कटवाना होता है या बनाना का बनवाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। लताएं, नदी, बात या जंगल। तो जंगल जो है वो पुल्लिंग शब्द है और बाकी जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बाकी के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्व में त्वम प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा। महत्व, महता, महत, महत्वा। त्व प्रत्यय जुड़ने पे क्या बनेगा। तो अगर महत्व में त्व जुड़ जाएगा तो हो जाएगा महत्व, इसलिए ए ऑप्शन ए राइट है, महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस पे मैंने एक्सप्लेन दे चुका है पहले के वीडियो में कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं और लगकर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्या होगा। ऑप्शन सी जो है उपसर्ग, आप इस पर टिक कर सकते हो। इस तरह के जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए प्रत्यय, विसर्ग और अनुस्वार तीनों रॉन्ग है, उपसर्ग जो है वो राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी ए उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत से हुई है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देशज के बारे में बताना है कि किस प्रकार के शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर होगा देशज वे शब्द हैं जिनकी भी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। सी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है। रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? ए बैठ जाना, बी भाग जाना, सी क्रोधित हो जाना, या डी सिर ऊंचा करना। रफू चक्कर होने का अर्थ होगा भाग जाना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का मैल धुल जाना। दिल का मैल धुल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल का मैल धुल जाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो देखिए, ए है चुप रह जाना, अधिक घबरा जाना, मन साफ हो जाना, या मन से गंदा विचार निकालना। राइट आंसर होगा मन साफ हो जाना, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में कौन सी संधि है? छात्रावास में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, या डी विसर्ग संधि। बताइए। वैसे तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन जो स्वर संधि है उसके भी अनेक भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ये यड़ है, अयादि है, तो ये सारे स्वर संधि में आते हैं। तो छात्रावास में कौन सी संधि है? तो इस छात्रावास में दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा छात्र प्लस आवास, छात्र धन आवास, छात्रावास, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर्य में कौन सी संधि है? महेश्वर्य में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी यड़ स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, या डी वृद्धि स्वर संधि। इसका राइट आंसर होगा वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी इज राइट। वृद्धि स्वर संधि इसका राइट आंसर होगा महेश्वर का, क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर, वृद्धि हो रही है इसमें, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। संधि के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संधि के पूरे उसकी परिभाषा से लेकर के उसके भेद और उदाहरण को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रात दिन में प्रयुक्त समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। जिन्होंने समास को पढ़ा होगा उसको तुरंत आंसर दिख रहा होगा कि जो बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, यही इसका राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास में क्या है? शब्द युग्मों के बीच में और एवं तथा जुड़ जाता है, तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात और दिन, ठीक है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम लक्ष्मण में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो इसमें भी द्वंद्व समास ही है। राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, इसलिए इसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चन है वो संस्कृत के क्वेश्चन है, जो जो इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जो सुपर टेट होते हैं या यूपी टेट या सी टेट होते हैं उसमें संस्कृत के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले, संस्कृत को समझते चले, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उपयोगी रहेगा। तो इसलिए इसको भी समझते चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ऋकारांत तृतीया एक वचन में रूप बनेगा। ए स्वस्त्रा, बी मात्रा, सी ए और बी दोनों, या डी दूसरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, स्वस्त्रा और मात्रा दोनों ऋकारांत तृतीया एक वचन में रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धात्रीन धात्री शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ए षष्ठी विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, या डी सप्तमी विभक्ति। तो ये जो धात्रीन धात्री शब्द है, तो इसके लिए बी, ऑप्शन बी जो है द्वितीय विभक्ति, ये राइट होगा। ठीक है, इसका षष्ठी बहुवचन में दातृणाम, तृतीय विभक्ति बहुवचन में दातृभि तथा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में दातृसु रूप बनता है, इसलिए ये जो है वो द्वितीय विभक्ति में के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हिंदी का जो क्वेश्चन था उसमें पद्यांश आया था, और ये जो संस्कृत का है ना, इसमें गद्यांश है। तो इसको पढ़ना है, समझना है और पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। एकः देशः अन्येन देशेन सहबन्धतायाः व्यवहारं कुर्यात्। सबलाः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परोपकारस्य दयायाः त्यागस्य परस्परं सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। ठीक है, संस्कृत है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है, आप 1 से 2 बार आप इसको रीड करोगे तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, कः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। ए सक्षमाः, बी सबलाः, सी अतिबलाः, डी कोगपिन। देखिए यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा है सेकेंड लाइन में, सबलाः देशाः दुर्बलानां देशानां उपरि आक्रमणं न कुर्युः, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी सबला। ओके, इसका मीनिंग होगा जो है सबलाः देशा दुर्बलानां देशानां उपरि आक्रमणं न कुर्युः का अर्थ होगा शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों के ऊपर आक्रमण नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तकः का हिंदी अर्थ होगा। ए बत्तख, बी कबूतर, सी तीतर, या डी केला। इसका राइट आंसर होगा ए बत्तख। वर्तकः का हिंदी अर्थ होता है बत्तख। कृषकाः कर्षन्ति में करता है। ए कर्षन्ति, बी कृषकाः, सी दोनों, या डी कोई नहीं। तो कृषकाः कर्षन्ति में करता है बी कृषकाः। ठीक है, कृषकाः कर्षन्ति में जो करता है वो कृषका है, जो प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, क्योंकि प्रथमा बहुवचन का रूप है कृषका, इसका
एक वचन होगा कृषका, द्विवचन होगा कृषकों और बहुवचन होगा कृषका। और जो ये करसंती शब्द है वो यहाँ पे क्रिया का कार्य कर रहा है, क्रिया है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। छात्रे पठतः में छात्रे में कौन सी विभक्ति और वचन है? ए प्रथमा बहुवचन, बी द्वितीया द्विवचन, सी प्रथमा एवं द्वितीया द्विवचन या डी उपर्युक्त सभी। तो छात्रे पठतः में छात्रे शब्द में प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति द्विवचन और पठतः में पठ धातु में प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी प्रथमा एवं द्वितीय द्विवचन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददाति धातु है ए प्रथम पुरुष एक वचन, बी प्रथमा द्विवचन, सी प्रथम पुरुष बहुवचन या डी सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि जो दा धातु होता है उसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ददाति ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट है। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। संस्कृत का शुद्ध वाक्य होगा, संस्कृत का शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, चारों में से? अहम खादाम, बी मया खादाम, अहम खादात या अहम पठत। तो इसका राइट आंसर ए होगा अहम खादाम। अहम मीन्स मैं होता है, खादाम मीन्स खाता हूँ। इसलिए अब ये कैसे है अहम खादाम? तो कर्ता अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है, तथा उसी के अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त है। खादाम अहम भी एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, और खादाम जो क्रिया है वो भी एक वचन में है। और बाकी जो है वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है, बाकी जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि क्रिया जिस वचन और विभक्ति का होता है कर्ता भी उसी विभक्ति और वचन का होना चाहिए। इसके फलस्वरूप ये सही होगा ए, शुद्ध संस्कृत का शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य यही है अहम खादान। नेक्स्ट देखिए, भुक्त्वा पद में प्रत्यय प्रयुक्त है, तव्य, कत्वा, अनियर या त्रिच। संस्कृत का जो प्रत्यय है उसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब जा कर के हमें समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत डिफ़िकल्ट है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट में समझते चलते हैं। भुक्त्वा पद में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय है, बी ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, क्योंकि जो कत्वा प्रत्यय है ना इसका प्रयोग कर या करके, ठीक है, कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कत्वा का त्वा शेष रहता है, धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा होगा, यदि उपसर्ग होगा तो ल्यप प्रत्यय होगा। दोनों प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा कत्वा। जैसे भुज प्लस कत्वा से क्या हो जाएगा? भुक्त्वा। भुज प्लस तव्य से हो जाएगा भोक्तव्य, और भुज प्लस अनियर से होगा भोजनीय, और कृत प्लस त्रिच से होगा कर्ता। इसलिए भुक्त्वा पद में प्रत्यय कत्वा है, ठीक है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।